टॉक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार की, जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 जो हमें बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। आर्टिकल 19 की सरल भाषा है कि हमें बोलने की और अन्य स्वतंत्रता दी जाएगी। अगर हम अपने भारतीय संविधान से आर्टिकल 19 को हटा दें तो भारत का संविधान हम माने तो चीन जैसा, उत्तरी कोरिया जैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि हमारे बोलने के अधिकार को छीन लिया जाएगा। हमें अधिकार होंगे, मूल अधिकार भी होंगे, पर हम बोल नहीं पाएंगे। ऐसा होगा कि शरीर है पर शरीर में आत्मा नहीं है, यानी बिना आत्मा की बॉडी जैसा हो जाएगा। जैसे अब क्या है, चीन में है। चीन में क्या है, लोकतंत्र है, पर वहां पर क्या बोलने की आजादी नहीं है, यानी वहां का प्रतिनिधि भी जनता ही चुनती है, लेकिन उनको बोलने के राइट्स नहीं है, उनके खुद की कोई फ्रीडम नहीं है। लेकिन भारत के संविधान में अगर सबसे खूबसूरत आर्टिकल देखना है एक नागरिक के लिए, तो वो कौन सा है? आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है, क्योंकि तीन मूलभूत हमारे मूल आधार है, जिनके आधार पर व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दी जा रही है, बोलने की आजादी दी जा रही है, कोई भी कार्य करने की आजादी दी जा रही है, और 14 इन सभी के आधार पर हमें बताता है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। विधि के समक्ष हमें समता प्रदान करता है। तो आज हम आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19 में बताया गया है कि इसमें अगर हम मेनली बात करें तो इसके आर्टिकल 19 फर्स्ट क से लेकर आर्टिकल 19 फर्स्ट 6 तक इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। अगर हम प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ इसमें 7 स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से इसमें आर्टिकल 19 1 6 को हटा दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 1 ए यानी क की, जिसमें हमें बताया गया है कौन सी आजादी दी गई? वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें बोलने की आजादी दी गई है, यानी वाक यानी बोलना, हमें बोलने की आजादी दी गई है। बोलने की आजादी का परिप्रेक्ष्य ये नहीं है कि हम जर्नली बोल रहे हैं वो बोलना नहीं, हमें सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार दिया गया है। अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, अगर हमें लगता है कि ये पॉलिसी सही नहीं है, तो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। ये होती है बोलने की आजादी, यानी हम सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं। अगर हम बात करें आलोचना में, तो मेनका गांधी केस जो सबसे लैंडमार्क केस है, मेनका गांधी केस में कहा गया था कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। ये एक व्यक्ति का राइट है कि वो सरकार की आलोचना कर सकता है, उसकी नीतियों की आलोचना कर सकता है। तो मेनका गांधी में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बोलने की आजादी में हमारे यहाँ कौन सी आजादी शामिल होगी? सरकार की आलोचना भी शामिल होगी। इसके बाद में अगर हम वाक यानी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति शब्द कुछ नहीं है, अभिव्यक्ति का अर्थ है कि हम अपने हाव भाव को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और यानी हम अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं। हम बोलकर भी कह सकते हैं, किताब लिखकर भी कह सकते हैं, लेख के माध्यम से कह सकते हैं, समाचार पत्र में अपना विज्ञापन दे सकते हैं। ये जो भी माध्यम है वो अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं। अभिव्यक्ति का अर्थ है कि हमें अपनी बात कहने का, यानी कुछ भी तरीका हो जिससे हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके, या फिर उस बात को प्रचार प्रसार कर सके, वो होती है अभिव्यक्ति की आजादी। तो अभिव्यक्ति में कुछ भी आ सकता है, बुक छापकर, अन्य माध्यम। जैसे हम अभिव्यक्ति की बात करें तो अभिव्यक्ति के माध्यम में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि चुप रहना भी क्या है? हमारी अभिव्यक्ति है, यानी अन अभिव्यक्ति प्रेजेंट करना, यानी चुप रहकर, यानी बिना बोलकर भी हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रेजेंट कर सकते हैं। हम चुप रहकर भी अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम बात करें भूख हड़ताल की, तो अगर सरकार पर दबाव बनाना है तो भूख हड़ताल जैसे माध्यम का सहारा लिया जा रहा है, वो हमारी क्या अभिव्यक्ति है। इसके बाद में हम इसी में देखें तो इसमें कहा गया इंटरनेट की आजादी, इंटरनेट की आजादी, इंटरनेट की स्वतंत्रता हमारे का है, हमारा मूल अधिकार है। इंटरनेट का आजादी हमारा मूल अधिकार क्यों है? क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम अपनी बात प्रेजेंट करते हैं।
चाहे ट्वीट करना हो, चाहे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी हो, चाहे फेसबुक पे पोस्ट करनी हो, या फिर यूट्यूब के माध्यम से किसी को सूचना देनी हो। तो आज हमारा माध्यम क्या है? सोशल मीडिया है, जो कि इसका आधार है इंटरनेट का। तो हमें इंटरनेट की आजादी दी जाएगी। ये हमारा क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमारा इंटरनेट भी शामिल होता है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण हम देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता में है कि डायरेक्टली हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन हमारी अभिव्यक्ति के माध्यम में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। अब प्रेस की स्वतंत्रता में खुद की बात रखने के साथ साथ हम दूसरे व्यक्ति की बात को भी रख सकते हैं। जैसे प्रेस में क्या होता है कि कहीं पर भी कोई घटना हुई है, अत्याचार हुआ है, या फिर कोई न्यूज आई है, या फिर सरकार की नीति है, तो इनको क्या है? मीडिया प्रेजेंट करता है। मीडिया अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर रहा है, किसकी बात प्रेजेंट कर रहा है? दूसरे लोगों की बात प्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्या होगा? अभिव्यक्ति का माध्यम होगा। ओके, इसके बाद में अगर हम अभिव्यक्ति की आजादी में बात करें तो इसमें झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार भी हमारा क्या? अभिव्यक्ति का माध्यम है। चुप रहने के अधिकार की बात करें तो इमैनुअल वाद में क्या हुआ था? इमैनुअल वाद में यहाँ पर राष्ट्रगान से संबंधित विवाद था, जिसमें हमें कहा गया था कि चुप रहने का हमारा क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये सभी किस में आएंगे? अभिव्यक्ति में आएंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति में चुप रहना, इंटरनेट की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब क्या है? हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम। अब सूचना का अधिकार का क्या अर्थ हुआ? यानी हम सरकार से जान सकते हैं कि सरकार कौन सी पॉलिसी बना रही है, कहां पर कौन सा खर्चा कर रहा है, क्या ये काम हुआ है या नहीं हुआ। ये सभी क्या है? सूचना के अधिकार है। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध। स्टार्टिंग में क्या होता था कि अंग्रेजों के टाइम में कुछ अधिकारों को भी ये पब्लिक में अनाउंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे क्या होगी? लोक व्यवस्था खंडित होगी और लोक हित में इसे पब्लिक करना सही नहीं है। लेकिन अब क्या है कि कोई भी सूचना अगर जनता मांगे तो सरकार को देनी पड़ेगी, कुछ सूचनाओं को छोड़कर। ऐसा नहीं है कि इससे क्या होगा? लोकतंत्र हमारा और मजबूत होगा। तो ये हमारे कौन सी आजादी है? हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी है। इसी में हम देखें तो इसमें कहा गया मतदाता, मतदाता को कुछ अधिकार हो गए। मतदाता अपने प्रतिनिधि से, यानी जो भी चुनाव लड़ रहा है उससे सूचना मांग सकता है। कैसी सूचना? उससे मांग सकता है कि आपकी संपत्ति क्या है, आपकी देनदारी क्या है, यानी आपसे कोई बैंक पैसे मांग रहा है नहीं मांग रहा है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। ये सभी क्या होगा? मतदाता के सूचना के अधिकार में शामिल होगी। ये सभी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है कि ये एक प्रतिनिधि का हक होगा, कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी कि वो जब भी अपना नामांकन दर्ज करवाता है तो उसे अपने बैंक की, अपनी संपत्ति की, अपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड की, ये सभी जानकारी पब्लिकली अनाउंस करनी होगी। तो ये क्या है? हमारे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में काउंट हो रहा है। तो सबसे ब्रॉडली अगर हम बात करें वाक एवं स्वतंत्रता की, इसमें क्या? हमें सरकार के विरुद्ध दिया गया है। मेनली सरकार के विरुद्ध है, जैसे हम सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, प्रेस के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। अगर प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात करें तो एक ऐसे विवाद था कि जहां पर 2 कैदियों को फांसी की सजा होनी थी, तो उन्होंने अपनी जीवनी को प्रेजेंट करने के लिए एक लेखिका को बुलाया और अपनी कहानी प्रेजेंट की, और उन लेखिका ने उस कहानी को छापा। तो वहां पर क्या किया? वहां पर कार्यपालिका ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रेस को आजादी है, वो किसी भी व्यक्ति की जीवनी को छाप सकता है, क्योंकि वो उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये सभी एग्जाम्पल हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेट किए हुए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर निर्धारण करता है कि कौन सी आजादी हमारी अभिव्यक्ति की आजादी में शामिल होगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमें आजादी दी जाती है, आजादी के साथ साथ कुछ सीमाएं भी आरोपित की जाती है, क्योंकि हमारी आजादी एब्सोल्यूट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वो निर्बंधन रहित है, यानी उस पर कोई बंधन नहीं है। नहीं, आजादी पर कुछ सीमाएं भी आरोपित की जाती है। तो हम आर्टिकल 19(2) में क्या देखेंगे? आर्टिकल 19(2) में हम देखेंगे कि हमारी बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी में कौन से युक्तिगत निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं।
अब ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का निर्धारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है कि यह तार्किक है या नहीं है। हमारे संविधान में पहला लिखा गया है कि लोक व्यवस्था के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर निर्बंध लगाया जा सकता है। सेकंड हम बात करें विदेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध यानी कोई ऐसी अपमानजनक बात नहीं की जाएगी जिससे दूसरे देश के साथ हमारे संबंध खराब हो। मानहानि यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसी बात नहीं कहेगा जिससे उसका अपमान हो, भरी पब्लिक में उसका अपमान हो या फिर इंडिविजुअली उसका अपमान हो, ऐसी बात नहीं की जाएगी। अगर इसके बाद में हम बात करें तो इसमें कहा गया कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, देश की संप्रभुता, अखंडता यानी अगर हम बात करें कोई भी राज्य, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में चल रहा है खालिस्तान का मुद्दा पंजाब में, तो पंजाब के नागरिक ये मांग नहीं कर सकते कि हमें खालिस्तान चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता खंडित होगी। उन्हें बोलने की आजादी है, लेकिन इस कंडीशन पर नहीं कि देश को तोड़ दिया जाए, टुकड़े कर दिया जाए, नहीं, ये आजादी नहीं दी जाएगी। छठा है देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा से संबंधित ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जाएगा जिससे देश की सुरक्षा खतरे में आ जाए। लोक व्यवस्था से संबंधित अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसमें एक होगा कि न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना यानी न्यायालय कोई अगर निर्णय देता है तो उस निर्णय अगर वो सही है तो उसका न्यायालय के न्यायाधीश के अपमान नहीं किया जा सकता। उस निर्णय को ना मानने के लिए ऐसे फोर्स नहीं किया जा सकता कि न्यायालय ने ये निर्णय दिया, हम नहीं मानेंगे, आपको वो निर्णय मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो आप पर क्या होगी, कार्रवाई होगी। सिविल मामले में भी, आपराधिक मामले में भी न्यायालय की अवमानना करने पर हमारे यहाँ कार्रवाई होती है। तो अवमानना हो गया। अपराध उद्दीपन, आर्टिकल 19(2) में हम देखते हैं अपराध उद्दीपन, अपराध उद्दीपन यानी किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए भड़काना, ये सभी क्या होगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, यानी युक्त निर्बंधन है। किस पर, हमारे बोलने की आजादी पर, यानी आर्टिकल 19(1)(a) पर बोलने की आजादी पर ये सीमाएं लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं लोक व्यवस्था। अब लोक व्यवस्था क्या होती है, जैसे आप मान लीजिए थिएटर में मूवी देखने जा रहे हो और वहां पर आप अनाउंस कर देते हो कि आग आग आग, यानी थिएटर में आग लगी है, तो इससे क्या होगा, इससे वहां पर क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी और कुछ लोग मारे जाएंगे, बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे, पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, और आप क्या बोलोगे, सर हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो पुलिस क्या कहेगी, नहीं, आप पर यह लागू नहीं होता है, क्योंकि इस पर युक्त निर्बंधन है। कौन सा, लोक व्यवस्था। आपके बोलने मात्र से कुछ लोगों की जान चली गई, अव्यवस्था हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए, तो आप पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, आपको यह आजादी एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर नियंत्रण है, तो आपको गिरफ्तार किया जाता है और आपको सजा दी जाएगी। तो यह होता है लोक व्यवस्था। विदेशी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी हम ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे क्या होगा कि दूसरे देश के साथ हमारे संबंध खराब हो जाए। मानहानि, किसी भी व्यक्ति के अपमान नहीं किया जाएगा। देश की संप्रभुता, अखंडता आपको बता दिया। देश की सुरक्षा आपको पता है। अवमानना यानी न्यायालय की अवमानना नहीं की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए भड़काया नहीं जाएगा। यह होता है हमारा आर्टिकल 19(2) यानी जो युक्त निर्बंधन की बात करती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 19 ख क्या कहता है। 19 फर्स्ट ख क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि यहां पर सम्मेलन करने की आजादी होगी, सम्मेलन करने की आजादी होगी। कैसे, निरायुध और शांतिपूर्ण तरीके से, निरायुध और शांतिपूर्ण तरीके से, यानी आप सम्मेलन कर सकते हो, लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन क्या कंडीशन होगी, निरायुध और शांतिपूर्ण, यानी आपके पास कोई अस्त्र नहीं होना चाहिए, कोई शस्त्र नहीं होना चाहिए, कोई हथियार नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो शांतिपूर्ण तरीके से करना होगा। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें धरना देना, जुलूस निकालना, ये इसमें क्या होगा, शामिल होगा। आपको याद रखना है, धरना देना, जुलूस निकालना किसमें शामिल होगा, सम्मेलन में। लेकिन इसमें याद रखना है कि हड़ताल इसमें शामिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि
सॉरी हड़ताल इसमें शामिल होगी लेकिन बंद इसमें शामिल नहीं होगा। जैसे हम बात करें भारत बंद की, तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में, इन्होंने फैसला दिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भारत संघ, इसमें कहा गया था कि बंद करने से क्या होगा, भारत बंद करने से लोगों के रोजगार बाधित होते हैं, लोगों की आवाजाही बंद होती है, उससे लोगों के मूल अधिकार बाधित होते हैं। इस आधार पर बंद करना असंवैधानिक होगा, यानी बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया। लेकिन हड़ताल को अलाउ किया गया अगर लोगों पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो तो। ओके, तो आपको याद रखना है हड़ताल असंवैधानिक है। अगर हमारे यहाँ हड़ताल अगर की जा रही है पार्टियों के द्वारा तो वो संविधान में क्या असंवैधानिक है। लेकिन क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, इसलिए अलाउ हो जाता है। लेकिन संविधान में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं इसी में 19(3), तो इस पर क्या लगाता है, निर्बंधन लगाता है। इस पर क्या लगाता है, निर्बंधन लगाता है। इस निर्बंधन में कहा गया कि लोक व्यवस्था के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर और देश की सुरक्षा के आधार पर, संप्रभुता यानी देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के आधार पर इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। यानी देश की सुरक्षा की बात करें तो यहां पर सम्मेलन करने से रोका जा सकता है। जैसे हम बात करें अगर 8 धारा आईपीसी की सेशन 144 144 जिसे एक कलेक्टर लगाता है। अगर ऐसा होता है कि कलेक्टर को पता चल जाए कि सम्मेलन है, धरना है, जुलूस है, उससे क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, लोक व्यवस्था खराब हो जाएगी, तो वहां पर वो सम्मेलन करने से मना कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 19(1) किससे संबंधित है, सम्मेलन करने से, वो भी कैसा, निरायुध और शांतिपूर्ण तरीके से। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 19(1) के बारे में, जिसमें बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को संघ बनाने का, संगम बनाने का और सहकारी समिति बनाने का अधिकार होगा। सहकारी समिति को 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा क्या गया, स्थापित किया गया था संविधान में। इससे पहले संघ और संगम 2 ही नाम थे। इसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को संघ बनाने का अधिकार होगा। जैसे हम बात करें ऐसे आईएस एसोसिएशन, यानी वो क्या है, अपने ग्रुप के लिए संघ बना सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में ऐसा होता है कि कोई छात्र नेता है, कोई अपना संघ बनाना चाहता है, कोई पार्टी है अपना संघ बनाना चाहती है, तो वो अलाउ होगा किसके अकॉर्डिंग, 19(1) के अकॉर्डिंग। ओके, और इस पर हम निर्बंधन की बात करें तो वही निर्बंधन होंगे आर्टिकल 19(4) के अकॉर्डिंग, कि लोक व्यवस्था, इसमें एक होता है सदाचार, इसमें सदाचार भी इंक्लूड है, सदाचार और देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के आधार पर इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें कोई संघ है जो देश की अखंडता को तोड़ने की बात करता है तो वो अलाउ नहीं होगा। संगम, संघ, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है लेकिन देश की सुरक्षा के बियॉन्ड जाकर नहीं। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं 19(1) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को क्या होगा, आजादी होगी। कैसी आजादी, देश के पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी घूमने की, आबाद संचरण करने की आजादी होगी, यानी देश में कहीं पर भी जाने की आजादी होगी। ये आजादी क्यों दी गई है, क्योंकि यहां पर क्षेत्रवाद की भावना ना फैले। अगर व्यक्ति एक क्षेत्र से, राजस्थान से हरियाणा में, हरियाणा से पंजाब में, अगर पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जाएगा, उससे क्या होगा, क्षेत्र में क्या होगा, भाईचारा बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा। इसलिए कहा गया कि प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन यहां पर 19(5) के अकॉर्डिंग उस पर निर्बंधन लगाए गए हैं कि आपको आजादी है घूमने की। लेकिन अगर जनता के हित इससे प्रभावित हो रहे हैं, जनता के हित इससे अगर प्रभावित हो रहे हैं, प्लस अगर जनजाति के हित इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर जाना मनाही होगी, वहां पर निर्बंधन होगा। अब जनता के हित और जनजाति के हित कैसे होते हैं, जनजाति के लिए इसलिए रोका गया है क्योंकि जनजाति हमारे सामान्य लोगों से कटी छटी होती है, उनकी संस्कृति अलग होती है, उनकी भाषा अलग होती है। तो उनकी भाषा को, संस्कृति को संरक्षण देने के लिए और उनके यहाँ हमारे जाने से क्या होगा, इनका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो इनके लिए, संरक्षण के लिए क्या किया गया है, आर्टिकल 19(5) दिया गया कि हाँ, आपको जाने की आजादी है, घूमने की आजादी है, लेकिन आप यहाँ नहीं जा सकते।
क्योंकि यहाँ जाओगे तो उनकी भाषा, संस्कृति, लिपि खराब होगी, प्लस यहाँ पे क्या होगा, इनमें विद्रोह होगा, जिससे क्या होगी, देश में क्या होगा, एक अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। तो 19(5) के अकॉर्डिंग इस पे क्या है, निर्बंधन है। इसी के बाद में आगे कहा गया है अनुच्छेद 19 फर्स्ट क्लोज अड़े में, इसमें कहा गया है कि आपको देश में कहीं पर भी निवास करने की, बसने की आजादी होगी। आप निवास कर सकते हैं, बस जा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हो, आपको घूमना है और आपको कहीं जगह अच्छी लग गई तो आपको वहां पर रहना है तो आप रह सकते हो, वहां पर निवास कर सकते हो, आपको उसके लिए मनाही नहीं होगी, वहां पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। लेकिन वही निर्बंधन इस पर लागू होते हैं, कौन से, जो 19(5) में है। यानी इसके लिए भी आर्टिकल 19(5) ही दिया गया है कि 5 में जो निर्बंधन होंगे जनता के हित में और जनहित, जनजाति के हित में, वो कहां पर लागू होंगे, अड़े में लागू होंगे। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें चय की, यानी आर्टिकल 19(1) चय, जिसमें संपत्ति को खरीदने का, अर्जन का, बेचने का ये अधिकार था, उससे 44वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने संपत्ति के अधिकार को खारिज कर दिया और संपत्ति के अधिकार को खारिज करके 301 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 301 के अकॉर्डिंग इसे कानूनी अधिकार बना दिए गए। अब मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या फर्क होता है, मूल अधिकार के आधार पर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर कानूनी अधिकार है तो इसके लिए हमें पहले लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसके आधार पर डायरेक्ट संरक्षण दिया जाएगा, नहीं, इसकी कानूनी प्रक्रिया अलग तरीके से होगी और सरकार चाहे तो किसी की संपत्ति कानून बनाकर, विधि बनाकर छीन भी सकती है। तो यहां पर क्या है, ये कानूनी अधिकार है भाग 12 के अकॉर्डिंग। वापिस टॉपिक पर आते हैं, आर्टिकल 19(1) जिसमें संपत्ति का अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से जनता पार्टी ने निरस्त कर दिया। अब आगे लास्ट आता है हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता में आर्टिकल 19(1)(6), जिसमें कोई भी भर्ती करने का, कोई भी व्यापार करने का, कोई भी उपजीविका करने का, यानी मोटा मोटी है कोई भी कारोबार करने का हमें अधिकार होगा। अपनी मर्जी से व्यवसाय करने का, व्यापार करने का, कारोबार करने का हमें राइट्स होगा। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 19(1)(6) के अकॉर्डिंग। ओके, चय को हटा दिया गया, लास्ट है हमारा 6, जिसमें हमें वृत्ति, व्यापार, आजीविका का अधिकार दिया गया है। इस पर भी रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19(6) के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 19(6) क्या कहता है कि इसे जनता के हित में, जैसे हमें व्यापार करने की आजादी दे देगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि शराब का, गांजे का, अफीम का व्यापार किया जाएगा, नहीं, इस पर पब्लिक हित में, जनता के हित में रोक लगाई जा सकती है। ओके, इसके बाद में ये कहा गया है कि कोई भी व्यापार करना है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए क्या होगा, MBBS की डिग्री होगी, अगर आपको वकालत करनी है तो LLB की डिग्री होगी। ये सभी अर्हता होनी चाहिए, यानी एक तकनीकी योग्यता किसी भी चीज के लिए होनी चाहिए। अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है तो उसको इंजीनियरिंग का ज्ञान होना चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया मुझे ये करना है, वो करना है, या फिर किसी की सर्जरी करनी है, नहीं, किसी भी काम के लिए क्या होगा, एक डिग्री की योग्यता, डिग्री होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे तकनीकी योग्यता को इसमें शामिल किया गया है, किसमें, आर्टिकल 19(6) में, यानी तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। और लास्ट इसमें कहा गया है कि अगर सरकार ने किसी भी धंधे को, किसी भी व्यापार को अगर अपने क्षेत्र में ले लिया है, एकाधिकार कर लिया है, तो वहां पर व्यक्ति काम नहीं करेगा, यानी राज्य का जहां पर एकाधिकार है। और व्यापार की बात करें तो व्यापार ऐसा होना चाहिए जो सही हो। जैसे अगर हम बात करें, अगर ऐसे करें, मानव दुर्व्यापार आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग क्या है, निषेध है। तो ऐसे व्यापार को अलाउ नहीं किया जाएगा जो सही नहीं है या मानव के अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर भी इस पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। आर्टिकल 19(6) में देखिए कि इसमें हमें किसकी आजादी दी गई है, हमें व्यापार करने की आजादी दी गई। इसी आधार पर हम देखेंगे कि इंटरनेट को जब रोक दिया जाता है तो हमारा ये आर्टिकल भी बाधित हो जाता है। एक तो ये इंटरनेट हमारे किसकी आजादी, बोलने की आजादी को प्रेजेंट करता है, इसके साथ साथ ये हमारे व्यापार को भी प्रेजेंट करता है। जैसे आजकल सभी काम ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन से ही सारे काम चल रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं या फिर कोई ऑनलाइन टीचिंग
स्टॉप चल रहा है, या फिर कोई शॉपिंग करनी है, या फिर कोई अनदर डिलीवरी करनी है, ये सभी क्या हो रहा है, जैसे जोमेटो, उबेर, ये सारे काम किससे हो रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। अगर इंटरनेट छीन लिया जाएगा तो इनका रोजगार क्या होगा, बाधित हो जाएगा। तो इंटरनेट की आजादी इसको भी प्रभावित करती है। इंटरनेट हमारा राइट है। इसके बाद में हम मेनका गांधी पर एक जजमेंट और देख लेते हैं। मेनका गांधी में कहा गया था कि हमें कहीं पे भी जाने आने की आजादी है। जो हमने बात की है 19 घ में कि हमें घूमने की आजादी है, तो भारत में अगर हमें कहीं पे भी घूमना है तो 19 घ हमारा संरक्षण करेगा। लेकिन अगर भारत से बाहर हमें जाना है, जैसे विदेश में जाना है, तो वहां हमारा आर्टिकल 21 हमें इजाजत देता है विदेश में जाने की, विदेश में घूमने की। तो इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमें विदेश में घूमने के लिए कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता देता है, तो वो आर्टिकल 19 है। और देश में घूमने के लिए हमें आर्टिकल 19 घ आजादी देता है। तो मेनली आज आपका वाक एवं अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रता हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।